हेलो, मैं डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आपका मैं पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के नए चैनल द स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है और हम जो बच्चे लॉकडाउन के कारण क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए, या फिर ऐसा कहें कि मेरे जो ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं या मेरा जो इंस्टीट्यूट है, जो मेरी संस्था है, उनके बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए हम ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कर रहे हैं। और आज हमारा ये लेक्चर नंबर तीसरा है जिसमें हम अरसास पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर, इसमें ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स का कौन सा पार्ट है? इसमें ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स का कोई पार्ट नहीं है। ट्वेल्थ का जो इकोनॉमिक्स है वो बिल्कुल अलग है। इसमें जो पार्ट्स ट्वेल्थ जो लिखे हुए हैं, इसमें वो पार्ट्स हैं जो ज्योग्राफी से टैली करते हैं। यानी आप ट्वेल्थ का जगह ज्योग्राफी रखे हुए हैं तो ये जो पार्ट्स होंगे वो ज्योग्राफी में बिल्कुल सिमिलर होंगे, सिमिलर नहीं बिल्कुल सेम होंगे। तो ये ज्योग्राफी के पार्ट्स का भाग है और टेंथ में ये बेसिकली है। तो अभी जो भी टॉपिक्स हो रही हैं वो टेंथ और ट्वेल्थ दोनों के लिए है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा अलग अलग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही अलग, मान लीजिए टेंथ और ट्वेल्थ का सिलेबस मुझे अलग अलग करना होगा तो वहाँ मैं क्लास टेंथ या ट्वेल्थ में इजीली लिख दूंगा और सेपरेट वीडियो क्लास टेंथ के लिए भी बनाऊंगा और सेपरेट वीडियो क्लास ट्वेल्थ के लिए बनाऊंगा। तो आप पैनिक ना हो, ज़्यादा आप डिप्रेशन में ना जाएँ। आप ये समझें कि ये जो बेसिक अभी कंसेप्ट चल रहा है, यहाँ मैंने बेसिक कंसेप्ट लिखा हुआ है, बेसिक क्लास लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको पहले उन चीज़ों के बारे में जानकारी दे दें जिसके माध्यम से आप अर्थशास्त्र को ईजिली समझ पाएंगे। वैसे टेंथ क्लास में तो ये अर्थशास्त्र का सिलेबस है, लेकिन ट्वेल्थ क्लास में ये ज्योग्राफी का पार्ट है। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बता दिया था कि ये ज्योग्राफी का पार्ट है, तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे वैसे, जैसे आपने पूछा वैसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए हम अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद ना करें। और जैसा कि मैं जान रहा हूँ कि, और मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अगर बाय द वे किसी से अगर वीडियो या फिर कोई किसी कारण अगर आपको कोई चीज़ समझने में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि होता क्या है, एक्चुअली हर बच्चे की मानसिक स्थिति अलग अलग होती है। मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं जानता हूँ और मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ और 6 साल से पढ़ाने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ है कि अच्छा शिक्षक वही है, एक गुड टीचर, यानी एक जो टीचर की जो क्वालिटी होती है वो तब दिखती है जब वो अपने क्लास में बैठे सबसे कमज़ोर बच्चे को टारगेट करे और कमज़ोर बच्चे को समझा दे। सपोज़ दैट अगर मैंने अपने क्लास में 30 के 30 ऐसे बच्चे ले रखे हैं जो बहुत ही पढ़ने में तेज़ हैं, तो उनका रिजल्ट लाने में या उनको समझाने में कोई मुझे आपत्ति नहीं होगी या कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं उन बच्चों को समझा देता हूँ जो बच्चे समझ ही नहीं पाते, जो बच्चे एक भारी कंसेप्ट या एक अलग कंसेप्ट या मेरे कंसेप्ट से समझ नहीं पाते, उसके लिए मैं एक अलग से कंसेप्ट निकालूं, तो अगर उस कंसेप्ट से वो समझ जाएं तो एक सही टीचर का पता लग जाता है। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं एक अलग कंसेप्ट लेके बच्चों को समझाऊं, ताकि जो सबसे वीक बच्चे हैं उनको टारगेट करूँगा, उन बच्चों को समझाऊँ। अगर वो बच्चे समझ में या कुछ भी 50% भी वो समझ गए तो इसका मतलब है कि तेज़ बच्चों को तो 100% समझ में आ गया होगा। तो हमेशा क्लास लेते समय जो वीक स्टूडेंट है उनके मूवमेंट पे, उनके आई कांटेक्ट पे हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि तेज़ बच्चे तो अपने आप समझ लेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर एक कमज़ोर बच्चा अगर आपकी बातों को फॉलो कर रहा है, आपकी बातों को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब है कि तेज़ बच्चा तो अपने आप एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो चलिए, इसी कारण मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लास बनाई है अर्थशास्त्र का, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेटर समझा दूँ। देखिए, मैथ क्लास के बारे में बच्चे पूछ रहे थे। मैं मैथ का बेसिकली टीचर हूँ और मैथ की क्लास लेने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं मैथ क्लास प्रोवाइड करूँ और मुझे मैथ पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। बेसिकली मैं मैथ का ही टीचर हूँ। लेकिन आप बोलोगे सर, आप मैथ पढ़ाने के बाद अर्थशास्त्र कैसे पढ़ा लेते हो? देखिए, एक्चुअली बात क्या है, हर इंसान की अपनी अपनी एक जीवन, अपना अपना एक जीवन होता है, अपना अपना एक एम होता है, लेकिन उसकी कुछ हॉबियाँ भी होती हैं। तो ये इकोनॉमिक्स पढ़ना, आर्ट का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना, लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ना या पढ़ाना, ये सब मेरी हॉबीज़ हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, इस बात को थोड़ा 2 मिनट में हम रिपीट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है। हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार की, पूंजीवाद, समाजवाद और विस्तृत। उसके बाद हमने देखा कि मानव कार्य के अनुसार से अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। मैंने कल एक पॉइंट को हाइड करके रखा था, हाइड मतलब छुपा के रखा था। मैंने सोचा था कि अगर इस पॉइंट को अलग से समझाया जाए तब बाकी और बातों को समझाया जा सकता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को कल छुपा लिया था। अब कौन सा पॉइंट छुपाया था, आइए इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखें आप, लेक्चर नंबर 3 है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट, मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैंने मार्कआउट किया, आप गौर करेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट मैंने मार्कआउट किया है इसको।
ये लास्ट पॉइंट इसीलिए क्योंकि मैंने इस पॉइंट को छुपा लिया था, यानी अर्थव्यवस्था के जब मैं प्रकार समझा रहा था तो मैंने इस पॉइंट को छुपा लिया था, और छुपाने के बाद मैंने सोचा कि अगली लेक्चर में मैं इस क्लास को प्रोवाइड करूं, और मैं आज इसीलिए इस चैप्टर को लेके आया हूं, यानी इस पॉइंट को लेके आया हूं। अब ये पॉइंट क्या है भाई, गौर करने वाली बात है। वैसे आज 2 ही पेज का PDF है मेरा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस 2 पेज को इतना बढ़िया समझाऊँ ताकि काम आपका आसानी से हो जाए। बाकी जो लेक्चर पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो आज आपको जो है केवल समझने में फोकस करना होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि रटने की कोशिश आप ना करें, रटा हुआ कभी काम नहीं आता। आप कोशिश करें समझने की, और समझी हुई जो बातें हैं ना, वो सबसे बड़ी बात है ना, समझी हुई बातों को आप किसी को समझा सकते हैं, और दूसरी बात है वो हमेशा आपके दिमाग में रहती है, और आप उसमें कुछ इनकॉर्पोरेट अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, कुछ अलग से अपनी जो एक्सटर्नल पावर है उसको भी लगा सकते हैं और उसे और बेटर बना सकते हैं। लेकिन रटे हुए में कोई एक्सटर्नल पावर नहीं लगती, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम अर्थशास्त्र के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ था, यहाँ मैंने लिखा हुआ है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। मैंने कल 2 प्रकार बताए थे अर्थव्यवस्था के आपके, एक किसके आधार पर, एक स्वामित्व के आधार पर। हमने कहा था कि 3 प्रकार के, निजी व्यक्ति, अगर किसी उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो वो पूंजीवाद, उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। फिर हमने बताया था कि अगर उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार हुआ तो फिर समाजवाद। अगर दोनों का अधिकार है, कुछ इनका भी है कुछ इनका भी किसी देश की अर्थव्यवस्था में, तो मिश्रित। और प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र तो हम जान ही चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं विकास के आधार पर ये विकास क्या होता है। देखिए विकास का सिंपल सा एक परिभाषा है, विकास का मतलब होता है, बच्चे विकास का मतलब समझते नहीं है। विकास का एक ही मतलब होता है, अगर कल के दिन से अगर आज का दिन आपका अच्छा है तो समझे आप विकास में हैं। यानी सिंपल सी बात है, कल के दिन, जैसा दिन आप कल जी रहे थे उसके दिन से अगर आज का दिन आपका बहुत अच्छा है तो आज समझ लीजिए कि आपका विकास हो रहा है, ठीक है। तो विकास की सिंपल सी परिभाषा है कि कल के दिन से आज का दिन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार हैं, यानी अर्थव्यवस्था को हमने 2 प्रकार से रखा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कल ही बताया था आपको कि मैं विकसित और विकासशील के बारे में लास्ट क्लास में, यानी अब जो आज जो क्लास चल रही है इसमें चर्चा करने वाला हूँ, यानी लेक्चर नंबर 3 में। अब विकास के आधार पर मैंने अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा है। मैंने क्या बुक में बांटा हुआ है, सब जगह जानते हैं आप लोग। पहला है विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। देखिए मैंने बताया था कि हर देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है, हर देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है। तो अलग अलग होने के कारण जो है यहाँ पे देखें आप, अलग, यहाँ मैंने 2 बताई है, एक विकसित और एक विकासशील। हर देश की अर्थव्यवस्था मैंने कल आपको बताई थी कि अलग अलग होती है, और अलग अलग होने के कारण क्या होता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कहीं, मैंने कल बताया था, कल पूंजीवाद होती है, कहीं समाजवाद होती है, कहीं मिश्रित होती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वैसे ही किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास के आधार पर देखें, हम ये देखते हैं किस देश की अर्थव्यवस्था विकास कर रही है, यानी बहुत आगे है, दिन पर दिन, कल से आज ज़्यादा उनका बढ़िया होते जा रहा है, और कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जो धीरे धीरे पीछे या वहीं के वहीं रुकी हुई है या अपना विकास नहीं कर पाई है। तो चलिए आज हम बात करते हैं विकसित और विकासशील। विकसित और विकासशील समझाने से पहले मैं एक पॉइंट आपको समझा दूं। आपको अगर विकसित विकासशील समझना है तो मेरी एक बातें समझें। आपने आम का पेड़ देखा होगा। आम का पेड़ विकसित और विकासशील समझने के लिए एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है। आपने एक आम का पेड़ देखा होगा। अगर हम आम का पेड़ लगाते हैं तो आपके मन में क्या मनसा होती है, थोड़ा बताएंगे आप? हमारे मन में जब मैं कोई आम का पेड़ लगाता हूँ, छोटा सा पौधा लगाता हूँ आम का, तो मुझे ये उम्मीद होती है कि बहुत जल्द ये बड़ा हो, और बड़ा होने के बाद जिस कार्य के लिए मैंने इसे लगाया है, यानी कि आम के लिए लगाया है, तो जल्द से जल्द आम का उत्पादन इस पेड़ से हो, हम ये सोचते हैं। तो आपने पौधा लगाया, पौधा लगाने के तुरंत ही बाद आपको आम नहीं मिलेगा। तो यानी आपने पौधा लगाया है तो पौधा अब धीरे धीरे बड़ा होगा, आपको सींचना शुरू करेंगे, उस पर मेहनत करना शुरू करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसकी कहने का मतलब है उसको कीड़ों से बचाएंगे, तरह तरह की बातें जो होती है जो एक मालिक करता है पेड़ को बचाने के लिए, वो आप करेंगे, तब जाके वो पेड़ आम देने के लायक होगा। तो इसका मतलब है कि जिस दिन वो आम देने के लायक हो गया, यानी जिस काम के लिए आपने उसको लगाया था, क्या आम का पेड़ आम देने के अलावा इससे अधिक काम कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि एक आम का पेड़ से हमें ये उम्मीद होती है कि हमें केवल आम का पेड़ ही आम मिले। तो जिस दिन वो आम का पेड़ आम देने लायक हो जाएगा, उस दिन वो कहलाएगा विकसित। इसका मतलब वो विकसित अब हो गया। लेकिन जिस दिन आम का पेड़ हमने लगाया, उस दिन से लेके जब तक आम पेड़ देने लायक नहीं हुआ, तब तक वो विकासशील था, यानी वो विकास की ओर बढ़ रहा था। और जिस दिन जिस पर्पज़ के लिए हमने आम का पेड़ लगाया था वो आम देना शुरू कर दिया, हमारी जो आवश्यकता थी वो पूर्ति करने लगा, इसका मतलब वो आम का पेड़ अब विकासशील नहीं कहलाएगा, वो आम का पेड़ विकसित कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप
किसी काम को टारगेट करते हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के प्रति आप सोच रहे हैं कि मैं ये बनूँ वो बनूँ, जब तक आप मान लीजिए आपने सोचा कि मैं इंजीनियर बनूँ और इंजीनियर शुरू से लेकर इंजीनियर तक की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये विकासशील की श्रेणी में आता है। लेकिन जिस दिन आप इंजीनियर बन गए उस दिन आप विकसित कहलाएंगे। तो सिंपल सी बात है। तो आप बात थोड़ी बड़ी आपको बात समझ में आ गई होगी। ये बात मैंने इसलिए एग्जाम्पल इसलिए मैंने बताया कि आपको विकसित और विकासशील में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। लेकिन जो कुछ देश हैं, हमारे देश जो हैं अभी, वो दो प्रकार की अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। एक तो उसकी अर्थव्यवस्था को हम कहेंगे या तो विकसित है या तो विकासशील है। अब आपको विकसित और विकासशील से तो पता लग गया होगा विकसित का मतलब क्या होना। विकसित मतलब कि जो चीज़ चाहिए वो उस देश में है। जैसे आम का पेड़ हमने आम के लिए लगाया था, तो आम का पेड़ आम मिल गया हमें, तो हमने सोचा कि चलो विकसित हो गया। हम पढ़ाई इंजीनियरिंग के लिए कर रहे थे, इंजीनियरिंग की डिग्री हमें मिल गई, इंजीनियरिंग हम बन गए, सोचे हम विकसित हो गए। वैसे हर देश के पास एक मंशा होती है कि मेरे पास तमाम साधन होने चाहिए। जो साधन उनके लिए चाहिए, जो उनके पब्लिक के लिए चाहिए, सरकार के लिए चाहिए, वो अगर उनके पास है तो इसका मतलब वो विकसित है। अगर उनके पास और किसी देश के पास ये नहीं है, लेकिन आज न कल होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि मैं विकसित बनूँ, मैं विकसित हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, अभी वो हुआ नहीं है, तो उसे हम कहते हैं विकासशील। तो जो देश अभी विकास कर ही रहा है, पूरा हुआ नहीं है, सब चीज़ ढूंढ रहा है, उसे कहते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था को कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। और जो देश जितना उनको चाहिए उतना सब मिल गया है, तो उसे हम कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल को उसकी परिभाषा को मैंने तोड़ के लिखा है। आप देखें यहाँ पर मैं स्क्रॉल ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा। पहले यहाँ देखिए विकसित अर्थव्यवस्था में देखें आप, यहाँ मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। यहाँ मैंने आपको ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, मैंने परिभाषाओं को तोड़ के लिख दिया है। यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। यानी जो विकसित देश होते हैं उसकी परिभाषा अगर पूछें तो मैंने इन चारों पॉइंट को अगर आप जोड़ दें तो विकसित अर्थव्यवस्था की परिभाषा बनती है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है। अभी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ये आपको अगले 2-3 क्लास के बाद समझ में आएगा। जब मैं इसका चैप्टर लूँगा, क्लास लूँगा, तब पता लगेगा। वैसे राष्ट्रीय आय का मतलब कि हम जो कमाते हैं उन जितने व्यक्ति यानी कि जो मानव क्रियाएं कर रहे हैं, जो आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, उनकी हर की कुछ ना कुछ आय होती है। उन सारे आयों को जोड़ के राष्ट्रीय आय निकलता है। उसमें कुछ डिडक्ट किया जाता है, कुछ माइनस किया जाता है। तो ये आप अभी इस टॉपिक को बेसिकली रहने दें। जब इसका चैप्टर नया स्टार्ट होगा तो मैं वहाँ पे राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय पढ़ा दूंगा, ये कैसे निकाला जाता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है इसको। दूसरी बात, नागरिकों का रहन सहन, जीवन स्तर वहाँ का बहुत ही ऊंचा होता है। सिंपल सी बात है, आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका का जीवन स्तर देखें आप कितना है। आज हम 4G पे लटके हुए, वहाँ 6G 5G चल रहा है। तो उनका जीवन स्तर हमसे कई गुना आगे है, क्योंकि वो कौन से देश हैं, विकसित। यानी उनको जो चाहिए था वो मिल चुका है। ठीक है। अब कुछ तीसरे नंबर में एग्जाम्पल, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान इत्यादि जो देश हैं, ये विकसित देश है। विकसित मतलब इनके पास जो होना चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। यानी इनका जो देश है वो बहुत ही धनी है। इनके यहाँ प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, राष्ट्रीय आय ज़्यादा है। उसके बाद कहने का मतलब ये है कि यहाँ के नागरिकों का रहन सहन बहुत ही ऊँचा है। हम लोग के गांव में है, हम लोग के शहर में क्या होता है, देश में क्या होता है, जो विकासशील देश हैं वहाँ कच्चे सड़क हैं, इतनी व्यवस्था नहीं है, ना एजुकेशन की व्यवस्था है, ना कहने का मतलब है चिकित्सा की व्यवस्था है, ना ऐसे उद्योग की व्यवस्था है। तो इस सभी कारण हमारा देश बहुत पीछे है। लेकिन इन देशों में, जिन देशों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस देश में विकसित, यानी जिस देश की विकसित अर्थव्यवस्था है, उन देशों में ये सब बहुत ही ऊंचा है। यानी कि इन सब चीज़ों की कमी नहीं है, ना रोड, सड़क, बिजली, विद्यालय, शिक्षा, कुछ सी भी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए तो वो विकसित की श्रेणी में आते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है इस प्रकार के देश धनवान देशों की श्रेणी में आते हैं। सिंपल सी बात है, जिस देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा होगी उस देश की स्थिति धनवान तो होगी, वो देश अमीर होंगे। आप देख लें, अमेरिका चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, सारे देश आगे हैं और सारे देश पैसे वाले देश हैं। और हर चीज़ में इनके रहन सहन का तरीका, नागरिकों के रहन सहन का तरीका, सरकार की नीति बहुत आगे होती है। तो ये अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है। आप बोलेंगे सर कि आप, सिंपल सी बात है, अब पहले विकासशील अर्थव्यवस्था की बात समझ लेते हैं पहले, उसके बाद बात आगे करेंगे। विकसित अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गई, तो इसका सीधा अपोजिट, सीधा उल्टा हुआ विकासशील। यानी विकसित जो चाहिए था वो मिल गया, विकासशील अभी चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। जिस दिन चढ़ जाएगा उस दिन हम भी वो देश भी विकसित कहलाएगा। लेकिन कुछ ऐसे देश से अभी तक वहाँ तक पहुँचे नहीं है जहाँ तक अन्य देश पहुँच गए हैं, तो वो विकासशील की श्रेणी में आते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रति व्यक्ति आय इसकी ज़्यादा है तो इसकी क्या होगी, कम होगी। देखिए आप उसके बगल में लिखा हुआ है, बिल्कुल निगेटिव है। आप देखें उसके बगल में इसका और इसका, आप देखिए मार्कआउट करें, इसका मार्कआउट करें, इसका मार्कआउट करें। आप देखें तो ये सारी तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं इसका निगेटिव होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप भी जान रहे हैं इसका निगेटिव होगा। तो नागरिकों का रहन सहन यहाँ ऊँचा है तो यहाँ क्या होगा, नीचे होगा। यानी नागरिकों का रहन सहन नीचे होगा। हमारा जो भारत है वो एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। तो इनका रहन सहन देख लें आप कितना नीचे है, कितने गरीब हैं, गरीबों की संख्या कितनी है, कितने कच्चे मकान हैं, कच्चे सड़क है, अच्छे विद्यालय नहीं है, अच्छे टीचर्स
नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं, अच्छी सरकार की नीतियाँ नहीं है, अच्छे उद्योग नहीं है, ठीक है। तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनका जीवन स्तर बहुत नीचे होता है, जैसे भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, कुछ ऐसे देश जिसका मैंने एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाया है। ये वैसे देश जो विकासशील हैं, अभी विकसित नहीं हुए, विकास धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अब कब बढ़ेंगे पता नहीं। और तीसरी बात है, ये देश निर्धनता की श्रेणी में आते हैं, यानी गरीबों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता है, अगर विकसित देश होगा तो अमीर की श्रेणी में, गरीब देश होंगे तो निर्धनता की श्रेणी में आएंगे, तो बात आप लोगों को पता ही पता है। अब मैं सिंपल सी का बताता हूँ, कोई देश, अब बड़ी बात ये उठती है कि किस कारण से सर, किस कारण से हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। यहाँ पे जो भी देश हैं, अमेरिका, जो भी विकसित देश हैं, यहाँ पे आप जो भी विकसित देख रहे हैं, जो भी विकसित देश देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो भी देश है उनकी जनसंख्या के हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब भी वो विकसित हैं और हम जो हैं विकासशील है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि हम विकसित, वो विकसित है, हम विकासशील है? ऐसा होता क्या है? जनसंख्या से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी जनसंख्या है, अगर कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद भी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि जनसंख्या कितनी घाटे की चीज़ है। लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से जनसंख्या ठीक है, बशर्ते आप जनसंख्या का सही, यानी जनसंख्या में जो मानव है वो अपनी क्रियाओं पे ध्यान दें और प्रत्येक मानव अपनी आर्थिक क्रियाएं करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो भी विकसित देश है वहाँ पे मानव आर्थिक क्रियाओं पे ज़्यादा बल देते हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे द्वितीय क्षेत्र हो, या चाहे तृतीय क्षेत्र हो, वो अधिक बल देते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके नागरिकों पर डिपेंड होती है, मानव क्रियाओं पर डिपेंड होती है कि मानव कैसी क्रिया करता है और कितनी क्रिया करता है। जिस देश की मानव शक्ति, मानव श्रम जितना अधिक होगा, जिस देश में रोजगार जितना अधिक होगा, वह देश अपने आप विकसित होगा। तो हमारे देश में इन चीज़ों की समस्या है। हमारे देश में नहीं, जो भी विकासशील देश हैं, यानी जिन देशों की अर्थव्यवस्था विकासशील है, वहाँ पे ये समस्या है। अब क्या बात उठती है, किस कारण से हमारा देश पीछे जा रहा है सर, क्यों ऐसी बातें हैं और इनका देश आगे बढ़ गया, इनके कुछ कारण से। यानी अगर कोई देश की अर्थव्यवस्था विकसित है तो वो क्यों है, क्यों हुआ होगा विकसित। अगर हमारे देश को विकासशील से विकसित की ओर ले जाना है तो हमें क्या करना होगा, इस बात पे भी हम चर्चा करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। लेकिन इसके बाद जो पेज स्टार्ट होने वाला, उसमें मैंने ग्राफ समझाया हुआ है और उस ग्राफ के माध्यम से आपको अर्थव्यवस्था की सारी बातें समझ में, यानी 3 लेक्चर जो हमने किए उनकी सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि अर्थव्यवस्था का विकास आखिर होता कैसे है, कैसे हम विकासशील से तेजी की ओर, विकसित की ओर बढ़ें। विकसित देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को यहाँ तक लाने में क्या क्या किया और क्या क्या वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उनको मिली होगी और क्या सुविधाएं हमको नहीं मिल रही है, जिसके कारण हम विकासशील की श्रेणी में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं आय की ओर। यहाँ मैंने एक नोट दे दिया है, यहाँ ये नोट पढ़ना ध्यान से। यहाँ मैंने एक नोट दिया है, ध्यान से पढ़ना। लिखा हुआ है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था विकसित या विकासशील होने का प्रमुख कारण क्या है पता है? प्रमुख कारण है वहाँ की आधारिक संरचना। जिस बात के बारे में हम सोच रहे थे वही बात आ गई। हम आखिर ये बात पे बार बार जोर कर रहे थे कि कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण से हमारे देश की किसी देश की अर्थव्यवस्था विकसित या विकासशील की श्रेणी में आती है। फिर क्या बात है, जो कोई देश की अर्थव्यवस्था विकसित हो गई तो किसी देश की अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील पे ही लटकी हुई है। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, मैंने नोट में दे दिया आधारिक संरचना। मैंने इसको जो है आपको मार्कआउट या अंडरलाइन भी इसको कर दिया है। यानी अब ये बात आपको पता लग गई होगी कि अगले जो पेज है उस पर हम आधारिक संरचना के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी उम्मीद ये लगाए होंगे कि आधारिक संरचना समझ में आए, ताकि हम जो विकासशील की श्रेणी में, यानी कोई देश जो विकासशील की श्रेणी में है वो विकसित की ओर कैसे जा सकता है। तो चलिए आइए हम लोग अब बात करते हैं आधारिक संरचना के बारे में, क्योंकि जिस देश की आधारिक संरचना जितनी अधिक मजबूत होगी वो देश उतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा। यानी जो देश विकासशील की श्रेणी में है उसकी आधारिक संरचना बहुत नीचे है, और जो देश विकसित देश की अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं, यानी उसका मतलब उसकी आधारिक संरचना बहुत ही क्या है, अप है, यानी हाई है। अब क्या बात करते हैं, चलिए विकास। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आधारिक संरचना के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। मैंने थोड़ा सा दिया है बात, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आधारिक संरचना होता क्या है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये बात तो आप पहले कंफर्म कर लें, ये बात पहले आप जान लें। पहले मैं बता दूं आपको, एक बात आप पहले सोच लें या समझ लें कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, वहाँ अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, वहाँ की मानव क्रियाओं पर आधारित होता है। यानी मानविक क्रियाएं जो होती हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो होता है वो किस ढंग से काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। जिस देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा, यानी जिस देश में कहने का मतलब है कि उत्पादन ज़्यादा है, निर्माण उद्योग ज़्यादा हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था अपने आप आगे बढ़ी है। लेकिन जिस देश में ये व्यवस्थाएं नहीं हैं
वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही ख़राब है। अब सिंपल सी बात है, मैं भारत की बात करूँ, भारत और ये भी विकासशील देश है, वो विकासशील की श्रेणी में पता है क्यों आते हैं? सबसे पहले विकासशील की श्रेणी में याद है क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन रेट है, यानी कि जो साक्षरता दर है वो बहुत कम है। और सिंपल सी बात है, एक अशिक्षित व्यक्ति जिसके पास शिक्षा नहीं है, एक अशिक्षित व्यक्ति कभी भी निर्माण के बारे में अधिक मात्रा में नहीं सोच सकता, यानी वो देश के बारे में इतना सोच नहीं सकता। एक शिक्षित व्यक्ति जहाँ की जनसंख्या दर बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो जनसंख्या वाली, एक सिंपल सी बात है, एक शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति में अंतर है। अगर शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति दोनों साथ खड़े हैं तो आपको पता लग जाएगा कि शिक्षा का मतलब शिक्षित व्यक्ति की बातों से, उसके व्यवहार से, उसके सोचने के तरीके से आपको पता लग जाए कि वो व्यक्ति शिक्षित है। और अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति की तरह कभी सोच नहीं सकता। तो सबसे पहली बड़ी बात आती है कि शिक्षा, और हमारे अपने भारत में देखें शिक्षा का स्तर बिल्कुल नीचे है, यानी साक्षरता दर जो बहुत नीचे है। बेसिकली सरकार की रहमो करम के से हमें तो डिग्रियाँ तो खूब मिल रही है, लेकिन शिक्षा जो क्वालिटी बच्चों में होनी चाहिए वो अभी तक नहीं आई है। तो होगा क्या, अभी जो मान लीजिए जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या फिर सही से उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, तो आगे जाकर जब वो बड़े होंगे तो देश का भविष्य यानी मानव क्रियाएं तो वही करेंगे, लेकिन वो शिक्षित ना होने के कारण सही से मानव क्रिया कर नहीं पाएंगे। उतना जितना पावर उनको लगना चाहिए उतना पावर वो लगा नहीं पाएंगे, उतना वो सोच नहीं पाएंगे, और उतना वो सोच नहीं पाएंगे तो फिर देश का विकास कैसे होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो आर्थिक क्रिया है वो मानव क्रिया पर ही आधारित है, सरकार की कोई क्रिया नहीं। सरकार भी एक मानव है। मानव जितनी क्रियाएं करेगा देश की अर्थव्यवस्था उतनी बढ़ेगी, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति ही मानव क्रियाओं को अंजाम दे सकता है। जो विकसित देश है वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उस पर सबसे गौर देने वाली बात है वहाँ की शिक्षा दर बहुत ज़्यादा है। अब दूसरी बात शिक्षा के बाद आती है, दूसरी बात चिकित्सा। अगर मान लीजिए आपके पास सब चीज़ें, शिक्षा है सब चीज़ें, लेकिन चिकित्सा की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, आप बीमार हुए और किसी कारण से आपकी मृत्यु हो जाती है या फिर बीमारी हो जाती है आपको, और उसको सुधारने के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो बताइए क्या फिर आप सही से अपना विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मानव जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा, जब तक मानव ठीक नहीं रहेगा, अपना विकास वो नहीं कर सकता। ये बात आपको ही पता है। तो शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा भी बहुत ज़रूरी है। अब दो बातें समझ में आ गई आपको कि शिक्षा और चिकित्सा ये दो चीज़ और चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ आती है परिवहन। मान लीजिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का आपके पास रास्ता नहीं है, तो रास्ता नहीं है इसका मतलब कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान अपने निर्माण उद्योग को यानी बिजनेस को आप फैला नहीं सकते। सिंपल सी बात है। मैंने बताया था कि अगर रामलाल अगर कहीं पे गन्ना उगा रहा है तो श्यामलाल की फैक्ट्री में हो जाएगा, लेकिन रामलाल और श्यामलाल का जो डिस्टेंस है दोनों के काम करने का, अगर उनके बीच में अगर सड़क बढ़िया ना हो तो रामलाल शायद गन्ना श्यामलाल तक पहुंचा नहीं सकता और श्यामलाल अपनी चीनी मार्केट तक पहुंचा नहीं सकता। तो हमारे देश, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सड़क यानी परिवहन का भी सबसे बड़ा रोल होता है। अगर वहाँ का परिवहन अगर ख़राब है, सड़क ख़राब है, रास्ते ख़राब हैं, तो फिर वहाँ का परिवहन यानी उस देश की अर्थव्यवस्था को संभव नहीं किया जा सकता। उसकी अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी ही जाएगी, मानव क्रिया नीचे जाएगी ही जाएगी। अब तीसरी बात आती है आपको बिजली। आप जानते हैं जैसे कि आजकल की कोई भी मशीन्स, कोई भी निर्माण उद्योग है वो बिजलियों पे ज़्यादा चलते हैं, ठीक है, जिसके कारण उत्पादन तभी संभव है जब बिजलियों का निर्माण यानी बिजली अधिक मात्रा में उन्हें मिले, या बिजली सही समय पे मिले, या लगातार उन्हें मिलते रहें। तो ये बेसिकली ये चीज़ें हैं जिनके वजह से आप निर्माण कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें अगर आपको नहीं मिली, यानी कि रास्ते नहीं मिले, आपको क्या मतलब स्कूल शिक्षा अच्छी नहीं मिली, बाकी तो बात की बात है। अगर मान लीजिए शिक्षा चिकित्सा अगर आपको बढ़िया ना मिले तो क्या आप कभी निर्माण उद्योग की ओर जा सकते हो? सोचे आप, अगर आपको शुरू में ही अगर आपको शिक्षा ना मिले, आप अनपढ़ रह जाएं, आप अशिक्षित रह जाएं, या फिर आप पढ़ लिख लें, आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो फिर क्या आप देश के बारे में सोच सकते हैं? देश का भला सोच, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये इसको कहते हैं आधारिक चीज़, यानी जो आधार है जिसके बिना आप आगे अर्थव्यवस्था में सोच ही नहीं सकते। पहले तो इनको ठीक करना है। हम लोग क्या करते हैं, पैसा पैसा बात करते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, कितना पैसा कमाया क्या नहीं कमाया, ये नहीं। मेन बात है क्या आपने उसका आधार देखा, क्या उसने सही से पढ़ाई की, क्या उसे सही से चिकित्सा मिली, क्या उसको सही से जो भी और सुविधाएं हैं क्या वो मिली? अगर ये सुविधा उनको बचपन में मिली होती या पहले मिली होती तो शायद आज वो भी कहीं और होते, उनकी श्रेणी अलग होती, वो अलग प्रकार की मानव क्रियाएं करते होते। तो आधारिक संरचना का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि देश को विकास करने के लिए यानी देश को विकसित करने के लिए आपको कुछ मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले उन चीज़ों को सुधारना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसे कहते हैं आधारिक संरचना, यानी उनको पहले बनाना ज़रूरी है। जो विकसित देश है उनकी आधारिक संरचना जो है यानी ढांचा, जो आधारभूत ढांचा वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। यानी वहाँ के आप विकसित देखो पहले शुरू से ही बच्चों की शिक्षा पर, व्यक्तियों की चिकित्सा पर अधिक बल दिया जाता है, जिसके कारण वो आज बहुत ही ज़्यादा विकसित श्रेणी में आते हैं। शिक्षा होगी, चिकित्सा होगी, फिर आगे वो बढ़ेंगे, वो व्यापार करने की कोशिश करेंगे, निर्माण करने की कोशिश करेंगे, तो उनके पास परिवहन होगा, बिजली होगी, बैंकिंग सुविधा होगी, संचार होगा,
तो वो अपने आप देश विकास करेगा। लेकिन हमारे देश में तो कहीं कहीं ऐसे गांव हैं जहाँ पे नेट भी नहीं काम करता, तो वो क्या गांव विकास करेगा। हमारे गांव कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र है, बिहार का ही ले लें, जहाँ पे कुछ ना कहने का मतलब ना इंडस्ट्री है कोई, ना कोई उद्योग है, तो कैसे विकास होगा ना, कभी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन एक कारण और भी है कि यहाँ पे विकास ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं वो विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ ना रोड है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना संचार व्यवस्था है, ना अच्छे स्कूल्स हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जिसके कारण इसका विकास संभव नहीं हो पा रहा। तो अब तो आपको ये पता, बिहार से आपको ये बात पता लग गई होगी कि बिहार के एग्जाम्पल से ये बात पता लगी कि बिहार का विकास इसलिए संभव नहीं कि यहाँ पर सरकार की कोई नीति नहीं है। ये संभव इसलिए नहीं है विकास यहाँ पे क्योंकि जो आधारभूत चीज़ें, यानी जो आपने यहाँ पे देख रखी हैं, ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये बिहार में इन चीज़ों का अभाव है। और इन चीज़ों का अगर अभाव है तो ये विकास कभी भी नहीं कर सकते। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र को या किसी भी देश को विकास करने के लिए अपने जो आधारिक संरचना है, आधारिक जो संरचना है, उस पर बल आपको देना होगा, जो हम अपनी डिस्प्ले पर आपको दिखा रहे हैं। तो पहले आधारिक संरचना की परिभाषा पढ़ लेते हैं, यानी समझ में आ गया होगा आपको कि आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा का अर्थ उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत सहायक होती है। यानी आर्थिक विकास किसी देश का होगा तो उसके लिए आधारिक संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आधारिक संरचना में कुछ बातें आपने देख ली, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, अस्पताल इत्यादि। यानी इनके बिना किसी भी देश का अर्थव्यवस्था का विकास संभव है ही नहीं। अगर कोई देश विकासशील की श्रेणी में है, कोई राज्य विकासशील की श्रेणी में है, कोई राज्य, कोई क्षेत्र अगर विकास नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है ये जो 5 चीज़ें देख रहे हैं आप अपने डिस्प्ले पे, ये 5-6 चीज़ें देख रहे हैं आपने डिस्प्ले, ये चीज़ें देख रहे हैं, यानी इनका अभाव वहाँ होगा और निश्चित होगा। आप देख लें। और जिस क्षेत्र में इन चीज़ों का अभाव नहीं है वो देश अपने आप विकास करेगा। तो कहने से विकास नहीं होता, सबसे पहले हमें आधारिक संरचना को मजबूत करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को पावरफुल बनाना होगा, तभी जाए किसी देश का निर्माण या हो सकता है। यानी किसी देश की व्यवस्था को आप सुधार सकते हैं, अर्थव्यवस्था को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है ऊपर लिखी बातें, अर्थात आधारिक संरचना जितना अधिक मजबूत होगा, मैंने कहा वही बात, जितना अधिक मजबूत होगा उस देश की व्यवस्था उतनी अधिक विकास करेगी। यानी उस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो उतनी अधिक विकास करेगी। सिंपल सी बात है, आप इनको ठीक कर दें, आपको विकास नहीं करनी। एक सिंपल से मैं बताऊँ, एक कहावत है, एक भैया कहते थे कि बस इंसान को आप शिक्षित बना दो, कुछ मत करो, आप इंसान को शिक्षित बना दो, यानी किसी देश की शिक्षा जो दर है उसको बढ़ा दो, आपको कुछ नहीं करना है, बाकी वो इंसान खुद कर लेगा। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, खासकर राजनीतियाँ पार्टी जो करती हैं, वो तो राजनीति पार्टी में बात नहीं करूँगा, खैर अलग बात। जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ मैं राजनीति की बात करूँगा, यहाँ मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हमारे देश में क्या है, जो भी विकासशील देश वहाँ पे शिक्षा दर बहुत कम है, शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है, जिसके कारण वो सोच नहीं पाता। तो सिंपल सी एक फंडा अपनाएं, किसी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो इंसान को पहले शिक्षित करो। शिक्षित करने से पहले आपको अच्छे स्कूल की व्यवस्था करनी होगी, अच्छे टीचर की व्यवस्था, अच्छे राजनीतिक जो नीतियाँ हैं शिक्षा के खिलाफ, शिक्षा के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। तभी जाके आप अच्छे एक होनहार, एक शिक्षित व्यक्ति को तैयार कर सकते हैं। और जब शिक्षित व्यक्ति तैयार हो गया, जब शिक्षित नागरिक तैयार हो गए, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना रास्ता निकाल लेंगे, वो खुद आपके देश की अर्थव्यवस्था को, अपनी अर्थव्यवस्था को अपने आप वो आगे बढ़ा देंगे। तब उनकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति जितना कमाएगा उसकी प्रति व्यक्ति आय उतनी ज़्यादा होगी, और जितने अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले आदमी होंगे देश की राष्ट्रीय आय उतनी अधिक होगी। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय पे मैंने कहा था डिस्कस करूंगा, लेकिन अगले क्लास में। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया किसी देश की अर्थव्यवस्था विकसित या विकासशील क्यों है, क्योंकि जिस देश की अर्थव्यवस्था विकसित है वहाँ का आधारिक संरचना जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, और जो विकासशील है उसका मतलब ये जो चीज़ें हैं, 5 चीज़ें, ये वहाँ पे कमज़ोर होंगी। वहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था कमज़ोर होगी, परिवहन व्यवस्था कमज़ोर होगी, इसलिए उस देश की अर्थव्यवस्था आगे विकास नहीं कर पाएंगे। अब मैं पीछे चलता हूँ थोड़ा, और यहाँ मैंने आपको दिखाया था कि विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। यहाँ आप देखें, यहाँ मैंने आपको विकसित और विकासशील के बारे में पढ़ाया था। अब आपको पता लग गया कि अमेरिका या फिर और जो भी देश हैं वो विकसित क्यों है, क्योंकि वहाँ पे आधारिक संरचना जो है, आधारभूत ढांचा जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यानी एजुकेशनल लाइन, चिकित्सा लाइन, ये सब स्ट्रॉन्ग है। और विकासशील देशों में ये सब स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसके कारण हम विकास की श्रेणी में हैं। अब जिस दिन ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस दिन हम विकासशील से विकसित की ओर चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक ग्राफ बताना चाहता हूँ आपको। ये बात समझ में आ गई कि आधारिक संरचना कितना इंपॉर्टेंट है किसी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं ग्राफ के बारे में। अब यहाँ देखिए आप, देश की अर्थव्यवस्था, यहाँ देखिए आप, बड़ा ही ज़बरदस्त चीज़ मैंने ग्राफ की भाषा को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नोट तैयारी करना तो वीडियो को आप पहले पॉज कर दें। पॉज करने के बाद आप पहले इसको नोट को तैयारी कर लें, उसके बाद आप बात समझें, क्योंकि आपके जब नोट्स में जो ये बातें लिखी रहेंगी ना तो ज़्यादा आपको समझ में आएंगी। ठीक है,
मैं बिना वीडियो के भी यानी बिना अपने जो बिना कैमरास के उपयोग के बिना भी मैं वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं डिस्प्ले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और PDF फाइल से पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए मुझे सामने बच्चों के आई कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। जब तक आई कांटेक्ट नहीं होगा मैं बच्चों को समझा नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा, आज की क्लास में आपने देखा कि अर्थव्यवस्था कहीं की विकास है तो कहीं की विकसित है। विकसित उस देश की अर्थव्यवस्था है जिस देश में जो आधारभूत संरचनाएं हैं यानी शिक्षा, चिकित्सा, वो स्ट्रांग है, वो मजबूत है। और जिस देश की ये व्यवस्था नीचे है, आधारभूत संरचना कम है, इतनी बढ़िया नहीं है, वो देश विकासशील की श्रेणी में आता है। अब सिंपल सी बात है, अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मैंने यहाँ बता रखी है आपको। यहाँ आप देखें, यहाँ मैंने आधारिक संरचना से बात शुरू की है किसी देश की अर्थव्यवस्था। और ख़त्म कहाँ हुआ, देखिए यहाँ पे पहला, यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे है ये 6 नंबर, अर्थव्यवस्था विकास, मैंने बातों खत्म की है। अब देखना कि आधारिक संरचना से कैसे 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 अर्थव्यवस्था विकास तक होता है। ये आपको बहुत कम मिलेगा, मैंने अपने से तो तैयार किया है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैंने उस हिसाब से चार्ट को तैयार किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चार्ट से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम चार्ट से अब 1 नंबर से स्टार्ट, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आके हम खत्म करेंगे। अब ध्यान समझना है इस बात को, यहाँ पे आप ध्यान से बात को समझना कि हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और ख़त्म करेंगे। फिर ये देखें यहाँ पे 1 से स्टार्ट है और 6 नंबर तक मैं गया हूँ। और आप देखें 1 नंबर जो है वो आधारिक संरचना से स्टार्ट है, यानी किसी भी और यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था विकास लिखा हुआ है। यानी अर्थव्यवस्था का विकास शुरू कहाँ से होता है, आधारिक संरचना से। यानी जिस देश की आधारिक संरचना स्ट्रांग होगी उसके बाद कुछ और प्रोसेस वो पूरा कर करके वो अंतिम में जाके अर्थव्यवस्था विकास पे वो क्या होती है, पहुँच जाती है। यानी अर्थव्यवस्था विकास आप यहाँ देख रहे हैं उस पर जाके क्या होती है, पहुँच जाती है। तो चलिए अब हम बात को समझना शुरू करते हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था का विकास ग्राफ के माध्यम से होता है। बहुत सुंदर चीज़ है, आप इसे नोट कर लें, ज़्यादा बढ़िया होगा। जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं और आप ये सोचें कि क्लास में तो पढ़ाई होती है, आपको लग रहा होगा सर ये तो आप पढ़ाते हैं क्लास में, लेकिन देखो होता क्या है एक्चुअली, 10th का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है थोड़ा लॉन्ग है, लंबा है, जिसके कारण मुझे मन कर रहा है, क्योंकि पढ़ाने की आदत है ना मुझे, तो मुझे मन करता है कि बच्चों को क्यों नहीं और अधिक पढ़ाया जाए। और 10th के बच्चे के पास इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती है कि वो समझ सके क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आप समझें बात को, निज़ाकत को समझें। मैंने अभी बताया कि अगर शिक्षित होंगे तभी आप मानव क्रियाएं अच्छी कर पाएंगे, और अगर आप शिक्षित होंगे तभी आपकी प्रतिव्यक्तियाई होगी, और जब आप शिक्षित होंगे आपकी प्रतिव्यक्तियाई ज़्यादा होगी तो आप देश के सहयोग में यानी अपनी देश की अर्थव्यवस्था को आप बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि आपकी देश की अर्थव्यवस्था आप पर ही डिपेंड है, इसलिए आप शिक्षित हों, इतने बढ़िया से पढ़ें ताकि आपको सब बात समझ में आए, शिक्षा का अर्थ समझ में आए, आपकी अहमियत देश को क्या है, आपकी जो कार्यशैली है, आपकी जो क्रियाएं हैं, आपके जो कमाने का तरीका है, वो देश को किस हद तक फ़ायदा पहुँचाता है, वो आपको समझना जरूरी है। अभी तो तीसरा लेक्चर है, मैं सारी बातें आपको क्लियर होकर समझाऊंगा, तब जाके आपको पता लगेगा कि एक इंसान की एक क्या भूमिका है, एक नागरिक होने के नाते देश की क्या भूमिका है। एक वोट देना, एक सही सरकार चुनना, ये भूमिका नहीं है, ये बस यहीं आपका काम खत्म नहीं हो जाता। माना कि ये काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम अर्थव्यवस्था के आप हिस्सेदार हैं, अर्थव्यवस्था के आप मालिक हैं। ये अर्थव्यवस्था आप पे डिपेंड करती है, और ये आप पे डिपेंड तब करती है जब आप शिक्षित होंगे। चलिए तो आधारिक संरचना से हम लोग शुरू करते हैं बात को। यहाँ देखिए बात मैंने यहाँ से शुरू की है। अब देखना यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि आधारिक संरचना, मैंने ग्राफ से बताया है कि आधारिक संरचना, ये जो आप देख रहे हैं एरो, ये जो एरो देख रहे हैं इसका, ये देखिए सब में ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, सब में देखिए, सब में टोटल में ये ऊपर की ओर है। ऐसा इसलिए है ये ऊपर की ओर ताकि इसका मतलब होता है कि ये बढ़ रहा है, ये इसका मतलब होता है ये बढ़ना। तो यानी आधारिक संरचना को मैंने लिखा हुआ कि ये बढ़ रहा, ये तब बढ़ेगी, जब ये बढ़ेगी तो क्या होगा। तो आधारिक संरचना जब बढ़ेगी तो दूसरा नंबर पे आ जाइए, मानव की क्रियाएं बढ़ेंगी। जितना आधारिक संरचना बढ़ेगी, यानी ये जो पढ़ाने की, बच्चों को शिक्षा देने का तरीका, हॉस्पिटल, ये सब बढ़ेगा, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो मानव की क्रियाएं उतनी अधिक बढ़ेगी। यानी मानव उतने, अगर मानव शिक्षित होगा तो उतने बढ़िया से काम करेगा, उतना अधिक काम करेगा। अभी हमारे देश में बेरोजगारी इसलिए है कि शिक्षा का दर बहुत कम है, व्यक्ति मजदूर या लेबर बन के रह चुके हैं, जिनके कारण उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। और जब प्रति व्यक्ति आय कम है तो राष्ट्रीय आय तो कम होगी, और जब राष्ट्रीय आय कम है तो देश आपका विकास यानी विकसित श्रेणी में कभी आ ही नहीं सकता। तो अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे आर्थिक संरचना। तो आधारिक संरचना अगर विकास करेगी, सिंपल सी बात है, अगर विकास करेगी तो मानव की जो क्रियाएं हैं वो भी विकास करेंगी। सिंपल सी बात है, अगर आप शिक्षित होंगे तो आगे जाके बढ़िया काम तो करोगे, तो मानव क्रियाएं क्या होगी, विकास करेगी। अगर मानवीय क्रियाएं विकास करेंगे, विकास में देखिए एरो लगा रखा है, अगर मानव की क्रियाएं विकास करेंगी, ध्यान दीजिएगा, अगर मानवीय क्रियाएं विकास करेंगी तो फिर आप आगे जाके क्या करोगे,
उद्योग या निर्माण कार्य लगाओगे। जो मानव हैं, जो क्रियाएं करते हैं, वो उद्योग और फिर मानव। मैंने मानव की आवश्यकता के बारे में बताया था। मानव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्योग और निर्माण की आवश्यकता होती है। तो मानव की क्रियाएं जब बढ़ेंगी, यानी मानव जब शिक्षित होगा, मानव जो आगे बढ़ेगा, तो वो जाके उद्योग और निर्माण कार्य अधिक मात्रा में करेगा, बहुत ही अधिक मात्रा में करेगा। और जब अधिक मात्रा में वो करेगा, तो सबसे पहले बात है, जब अधिक मात्रा में करेगा तब क्या बढ़ेगा? रोजगार बढ़ेगा। अब देखिए, सिंपल सी बात है, मैं एक बात समझा दूं आपको। सॉरी अब एक बात समझ में, उद्योग निर्माण, देखिए हमारे देश में रोजगार की सबसे अधिक व्यवस्था। रोजगार मतलब कि इंसान ज़्यादा है और काम कम है। कुछ ऐसे इंसान हैं जिनके पास क्रियाएं हैं ही नहीं कोई काम करने के लिए, उसे बेरोजगारी कहते हैं। तो रोजगार की व्यवस्था बहुत कम है। अब सिंपल सी बात है, निर्माण उद्योग नहीं है। अब निर्माण उद्योग नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे देश में मानव क्रियाएं ज़्यादा नहीं हो रही हैं। मानव क्रिया नहीं हो रही है, इसका मतलब आधारिक संरचना ठीक नहीं है। तो आधारिक संरचना ठीक होगी तो मानवीय क्रियाएं बढ़ेंगी। अगर मानवीय क्रियाएं बढ़ेंगी तो इसका मतलब है कि उद्योग और निर्माण उद्योग बढ़ेंगे। अब निर्माण उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार तो अपने आप बढ़ेगा। अगर मान लीजिए बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं वो कहीं ना कहीं प्रवास करके चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे निर्माण उद्योग है नहीं, या उनको या फिर बिहार में जो भी उनको बेरोजगारी उनके हाथ लगती है। अगर लेकिन बिहार में अगर निर्माण उद्योग लग जाए तो फिर बिहार में रोजगार बढ़ेगा। कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में अगर निर्माण उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इसका मतलब वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। अगर रोजगार बढ़ेगा यानी इंसान को कमाने की शक्ति मिलेगी, इंसान कमाएगा, नौकरी करेगा, तो सिंपल सी बात है, तब क्या बढ़ेगा? प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। अगर इंसान काम करेगा, अगर इंसान को काम मिलेगा तो उसकी आय बढ़ेगी, उसकी आय बढ़ेगी तो राष्ट्र की आय बढ़ेगी, यानी देश की इनकम बढ़ेगी। और उसके बाद अगर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी तो क्या होगा? फाइनली तब होगा अर्थव्यवस्था क्या? विकास। तो सबसे पहले हमने कहाँ से शुरू किया? अर्थव्यवस्था विकास ऐसे ही संभव नहीं है। सबसे पहले आपको शुरू करनी होगी आधारिक संरचना से। आधारिक संरचना के, अगर आधारिक संरचना आपका स्ट्रांग है तो बाकी ये सारी प्रक्रिया अपने आप होंगी। अगर ये आपका स्ट्रांग है, अगर ये आपका स्ट्रांग है तो आपको बाकी क्रिया नहीं करनी है। आपको पहली क्रिया करनी है आधारिक संरचना, आपको अपना स्ट्रांग करना है, ये आपका अपना स्ट्रांग करना है। अगर ये आपका स्ट्रांग है तो आपको बाकी प्रक्रियाएं जो अपने आप होते चल जाएंगी, और देश एक दिन कहाँ पहुँच जाएगा? देश एक दिन पहुँच जाएगा इस श्रेणी में, यहाँ पे इसमें पहुँच जाएगा देश अर्थव्यवस्था विकास में। बाकी जो ये चीज़ें हैं ये अपने आप हो जाएंगी अगर आपने आर्थिक संरचना को तैयार कर दिया तो सिंपल सी बात है, मैं ज़्यादा बात को नहीं खींचूंगा। तो आधारिक संरचना, किसी देश को विकास या विकसित करना है तो पहले आधारिक संरचना पर आपको ध्यान देना होगा। आधारिक संरचना होगी तो मानव क्रियाएं अधिक होगी, मानव क्रियाएं अधिक होगी तो उद्योग लगेंगे, निर्माण उद्योग लगेंगे। जब ये लगेंगे तो लोगों को काम मिलेगा, यानी रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार मिलेगा इंसानों को तो इंसान की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और जब देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था का विकास तो होगा। तो हमने आज देखा कि अब ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। मैथ क्लास में बहुत जल्द ले लूँगा, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल रहें। मैं भी पूरा उत्सुक हूँ मैथ की क्लास को लेने के लिए, और मैं मैथ के कुछ ऐसे कंसेप्ट लेके आऊँगा जो आपको आसानी से किसी चीज़ को समझा देंगे, क्योंकि मेरा तो एक ही मकसद है कि बच्चों को समझ में आनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कल का जो हम लेक्चर नंबर 4 लेंगे उसमें आपको ये बताएंगे, उसमें आपको ये समझाएंगे कि आखिर हम जो विकास की श्रेणी में आ रहे हैं, विकास का हल्ला कर रहे हैं, इस विकास से किस चीज़ को नुकसान होता है, किस चीज़ को फ़ायदा होता है। देखिए, कभी जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जब हम किसी चीज़ की ओर भागते हैं, एक बात मेरी बात याद रखना, ये मेरा अपना कंसेप्ट है, जब किसी चीज़ को हम पाने की ओर भागते हैं तो कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। इस बात को गौर करना। दुनिया में हर इंसान हर चीज़ को नहीं पा सकता। अगर आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो ना, तो दूसरी चीज़ आपके हाथ से जाते रहती है। तो अभी क्या चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और क्या हाथ से चली जाती है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और अगर व्यक्ति समझदार हो, शिक्षित हो, तो हमें काम रास्ता ऐसा ढूंढना चाहिए कि हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो चीज़ भी मिल जाए और कुछ छूटे भी ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, ऐसा संभव नहीं है। तो लेकिन संभव बनाने के लिए ही तो हमें पढ़ना है, हमें शिक्षित होना है, हमें आधारिक संरचना को ठीक करना है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो मैं बात आज कर रहा हूँ वो क्या बातें हैं और कैसे इसको समझा जाए। तो आज आपने देखा कि आज हमने शुरुआत की क्लास की कहाँ से, अर्थव्यवस्था के विकास से, विकसित विकासशील से। विकसित विकासशील की परिभाषा हमने पढ़ी, और ये विकसित विकासशील क्यों होता है, इसका मुख्य कारण आधारिक संरचना होता है, और आधारिक संरचना किसे कहते हैं। और हमने ग्राफ के मामले में देखा कि आधारिक संरचना से कैसे हम अर्थव्यवस्था के विकास तक क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। तो बाप आपको आधारिक संरचना करनी है, आप शिक्षित बने। शिक्षा ही सबसे बड़ा अस्त्र है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए।
शिक्षा अगर आपके पास है तो आप दुनिया की तमाम चीज़ें आप हासिल कर लोगे। आपकी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कोई नीति आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, एक शिक्षित व्यक्ति खुद अपने आप एक नीति तैयार कर लेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 4 में, यानी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। और पढ़ें, आप नोट तैयारी करें वीडियो को पोस्ट करके, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको और कोई एक्स्ट्रा क्लास आपको लगता है कि कोई चीज़ है कि मुझे ऐसे, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाऊँगा, आप किसी भी चीज़ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको चाहिए तो मैं 1-2 मिनट 5 मिनट का वीडियो डाल के आपको वो बातें मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले क्लास के लिए। तब तक आप इतना तैयार करके रखें, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप घर पे ठीक रहें, आपके परिवार सब ठीक रहें, और घर पे ही रहें और घर पे ही पढ़ाई करें। धन्यवाद।